कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारतवर्ष का गौरव भी है। कश्मीर हमेशा से विवादों में भी रहा है। भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील रहा है। हालिया मामला कश्मीर में जमीन आवंटन का है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम कश्मीर प्रशासन द्वारा कश्मीर में जमीन आवंटन देने की योजना पर बात करेंगे। इसके विरोध में कश्मीर में क्या तर्क उभर कर के सामने आ रहे हैं उस पर भी हम गौर करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि किस योजना के तहत कश्मीर प्रशासन बेघर लोगों को जमीन आवंटन कर रही है या फिर मकान बना करके दे रही है। उस योजना को भी हम विस्तार से देख लेंगे। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे हैं, सरकार द्वारा कश्मीर में जमीन देने की योजना, यानी कि जाहिर सी बात है कुछ बातें इसका बेसिक समझिए। निश्चित तौर पर जमीन देने की बातें की जा रही है तो वे लोग भूमिहीन तो जरूर होंगे, यानी कि उनके पास अपनी भूमि ही नहीं होगी घर बनाने के लिए, तो सरकार कोई ना कोई योजना इससे संबंधित जरूर चला रही होगी। अब जब सरकार की यहाँ बात करेंगे तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 370 खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 और यहाँ पर 35A को ख़त्म कर देने के बाद ये जो है यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उपराज्यपाल के द्वारा, एलजी के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब सरकार की बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर प्रशासन यानी कि एलजी के द्वारा हम बात कर रहे होंगे। इसको हम विस्तार से देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि आप में से बहुत सारे लोग संस्कृति आईएएस के नए फाउंडेशन बैच के शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार अब खत्म भी हो गया है। आज से ही, यानी कि 11 जुलाई से 11:30 दोपहर से ये जो है शुरुआत हो चुका है नए फाउंडेशन बैच का। इस बैच की खासियत क्या है कि इसमें आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, आप इसमें हाइब्रिड भी ले सकते हैं। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि आप ऑनलाइन तो ले ही रहे हैं, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी सुविधा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप पढ़ पाएंगे। मान लीजिए किसी दिन आप ऑफलाइन बैच ले रहे हैं, क्लास आके पढ़ रहे हैं, किसी दिन किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कि अभी बारिश की समस्या है तो आप क्लासरूम तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो संस्कृति आईएएस की प्रशासन आपको क्या करेगी, आपको ऑनलाइन मोड में वह क्लास प्रोवाइड करवा देगी, ताकि आपकी पढ़ाई जो है, आपकी तैयारी में कोई व्यवधान ना आए। इसके अलावा आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, यानी कि क्लास में उसी वक्त पे शिक्षक पढ़ा रहे होंगे और आप अपने घर बैठे उसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसकी सुविधा भी ले सकते हैं। बैच प्रारंभ हो गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। सीट जो है निश्चित तौर पर बहुत लिमिटेड होता है, तो आप अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो दिल्ली केंद्र की बात है, प्रयागराज में भी शुरुआत इसकी जो है जल्दी हो जाएगी नए फाउंडेशन बैच की, और वह होने जा रहा है 16 जुलाई से, ठीक है। तो जो लोग प्रयागराज के हैं वहाँ 16 जुलाई से होगा, और उसका जो है समय वह शाम के वक्त में रखा गया है, 4 बजे से करीब है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति आईएएस का वेबसाइट है, उस पर आप विजिट करें, वहाँ भी नंबर दिया गया है, आप कॉल कीजिए, विस्तृत जानकारी लीजिए इससे संबंधित, और फिर आप यहाँ नामांकन ले सकते हैं। अब हम लौटते हैं अपने विषय की तरफ। विषय क्या है, सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है इसे देखते हैं। यहाँ पर अखबार कह रहा है कि JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर टू इम्प्लीमेंट लैंड टू लैंड लेस स्कीम डिस्पाइट लोकल अपोजिशन। तो यहाँ पर क्या मुद्दा उभर कर के आ रहा है, अखबार भी यही कह रहा है कि लैंड टू लैंडलेस, यानी कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाने की बात की जा रही है, और लोकल अपोजिशन का क्या इसको लेकर के कहा गया है यह भी है। यहाँ पर हिंट मैं थोड़ा दे देता हूँ कि यह, जैसा मैंने कहा था कि किस स्कीम के तहत यह किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर देखिए अखबार यहाँ इस बात को भी कह रहा है कि अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये ग्रामीण, आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यह शहरी और ग्रामीण दो भागों में विभक्त है। तो ग्रामीण के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो आवास आवंटित की जाएगी या भूमि आवंटित की जाएगी, उस योजना के तहत बातें की जाएगी। इस पर भी हम डिटेल से विस्तार से बात करेंगे कि यह योजना क्या है, और निश्चित तौर पर यह योजना आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। फिलहाल मुद्दे पर चलते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा
मनोज सिन्हा, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ जो है एलजी के द्वारा अभी प्रशासन चल रहा है, यानी कि चुनी हुई सरकार फिलहाल वहाँ नहीं है। तो मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं और उनके द्वारा यह कहा गया कि बेघर लोगों को ज़मीन देने की घोषणा की गई। उसके बाद से ही यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी हैं, या अभी तो कहिए कि विपक्षी क्या, जितने भी पार्टी हैं कोई पक्ष है ही नहीं, सरकार में नहीं है, तो जाहिर सी बात है बाकी पार्टियां विपक्षी होगी। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर केंद्र में देखिए व्यवहारिक तौर पर से समझने की ज़रूरत होती है। जब भी आप पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को समझें तो आप सैद्धांतिक बातों को जरूर समझें, लेकिन इसके अलावा यूपीएससी की डिमांड होती है कि व्यवहारिक समझ रखें। तो यहाँ पर भले ही एलजी की सरकार है, अब एलजी है तो जाहिर सी बात है केंद्र में जिसकी सरकार होगी जाहिर सी बात है उसी का एलजी होगा और उन्हीं का लगभग बात यहाँ जो है गृह मंत्रालय से चलेगा। तो यहाँ पर यदि बीजेपी की सरकार है तो क्या यहाँ पर सोच लीजिए विपक्ष में बीजेपी होगी? नहीं होगी। बीजेपी इस योजना की कम से कम जो है खिलाफत नहीं करेगी। तो यहाँ पर बाकी जो पार्टियाँ हैं और जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उसके द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। विरोध क्यों किया जा रहा है इसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस योजना के तहत ऐसा क्या काम कर रही है जम्मू कश्मीर की प्रशासन जिसके लिए विवाद इतना शुरू हो गया है। देखिए, उपराज्यपाल ने जब घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हर भूमिहीन लाभार्थी को सरकार द्वारा 5 मरला, ये मरला जो है वहां का एक स्थानीय शब्द है कश्मीर का, ठीक है, तो 5 मरला यानी कि करीब जो होगा 1300 वर्ग फुट जमीन दी जाएगी। इसको लेकर के फिर मुद्दा शुरू हो गया। अब वहां की पार्टियों का आरोप क्या है, क्यों विवाद लिया, पार्टियां क्या कह रही है, उसके तर्क को समझिए। कश्मीरी पार्टियों का आरोप है कि सरकार प्रदेश के बाहर से लाए गए लाखों लोगों को बसाने के लिए यह जमीन दे रही है। इसके लिए सरकार ने ये योजना बनाया है, या प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना ग्रामीण है इसका सहारा लेकर के बाहरी लोगों को वहां बसाना चाहती है। क्यों बचाना चाहती है? तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़े का हवाला भी दिया गया है कि केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में बेघर लोगों की संख्या 20,000 है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि 2 लाख घर किसके लिए आप बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब कहा गया कि 2 लाख घर बनाए जाएंगे, मकान बनाए जाएंगे, तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आप ये कह रहे हैं, और ये आंकड़ा भी केंद्र सरकार का है, कि प्रदेश में यानी कि जम्मू कश्मीर में जो बेघर लोगों की संख्या है वह 20,000 ही है। फिर इतने ज़्यादा लोग क्यों, इतने ज़्यादा मकान क्यों बनाए जा रहे हैं? जाहिर सी बात है इनका कहना है कि कहीं न कहीं ये जो प्रदेश के बाहरी लोग हैं आप उनको ला करके के ये मकान देना चाहते हैं। अब बाहरी लोग आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, बाहरी लोग आने का मतलब है कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसका कहीं न कहीं राजनीतिक वजह है, ठीक है। जो मतदाता हैं बाहरी लोग वो कहीं ना कहीं आकर के बीजेपी के सपोर्टर हो जाएंगे और फिर इससे लगातार लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत सकती है, बाकी पार्टियों को इसका नुकसान होगा, यही आरोप कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, केंद्र सरकार की प्रदेश के बाहर से 10 लाख लोगों को लाकर प्रदेश में बसाने की योजना है जो बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए ताकि भविष्य में बीजेपी प्रदेश में चुनाव आसानी से जीत सके। तो एक राजनीतिक, देखिए, जब भी कोई चीज़, कोई योजना चले या कुछ भी सुधार का काम हो और उसमें यदि राजनीतिक एंगल निकल जाता है तब तो वह मामला और भी फंस जाता है, और यहाँ भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला जो है गवर्नेंस से ज़्यादा, प्रशासन से ज़्यादा अब पॉलिटिकल हो चुका है और इसीलिए इसका समाधान निकलना थोड़ा सा जटिल होता भी जा रहा है। बेघर मानने के लिए प्रदेश में निवास करने वालों की कोई कट ऑफ तारीख तय नहीं की गई है, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। अब कट ऑफ तारीख का करने का मतलब है कि वह कौन सी तारीख होगी जिसको आप मानेंगे कि देखिए इस दिन से पहले जो लोग आए हैं वो कश्मीर के मूल निवासी हैं और ये इन लोगों में से अगर कोई बेघर है तो उन्हें हम इस योजना का लाभ देंगे। मान लीजिए सरकार ने आज इस योजना को शुरू किया और भूमि देना शुरू किया। अब कल मेरा मन है कि चलो जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा जगह है और सरकार वहाँ बेघर लोगों को ज़मीन दे रही है या मकान बना के दे रही है, तो मैं क्या करूँगा, दिल्ली छोड़ करके जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो गया और वहाँ जा कर के मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ये एलजी हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया और मैंने कहा कि जी देखिए मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ या हूँ भी
तो मैं बेघर हूँ, मेरे पास भूमि नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, तो मुझे भी ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसका लाभ दे दीजिए, मुझे भी एक मकान दे दीजिए। तो क्या मुझे भी मिल जाएगा? अब चूंकि कट ऑफ नहीं है, किस तारीख को यह तय नहीं किया गया है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो लोग आ गए उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा, उन्हीं को ज़मीन मिलेगा या घर मिलेगा, या दूसरा कोई तारीख, ये तय ही नहीं किया गया है। तो जब ये नहीं तय किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जब योजना का लाभ होगा, बाहरी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पर योजना का लाभ लेने जा सकते हैं, ऐसा कहना है वहाँ की विपक्षी पार्टियों का। देखिए, साजाद लोन है वहाँ के एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने भी इस तरह का प्रश्न उठाया है और उन्होंने कहा है कि आप जो है कम से कम ये कंफर्म कीजिए कि वो निवासी वहाँ के हैं, तो वो कब तक कश्मीर में आ चुके हैं, उसका डेडलाइन क्या है वह बताइए। क्या वो 5 अगस्त 2019 से पहले की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं? यहाँ पर 370 को लेकर के एक इन्होंने हिंट दिया है कि क्या 370 जो खत्म हुआ था उससे पहले जो लोग यहाँ पर आ चुके थे, क्या उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा या उसके बाद की भी बात की गई है? इसको इन्होंने कहा है कि आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा, इसका आप जवाब दीजिए लोगों के समक्ष। अब प्रदेश प्रशासन का पक्ष क्या है, एलजी यहाँ क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसे भी हमें देखना जरूरी है। प्रदेश प्रशासन ने इस तरह के किसी भी आरोप का खंडन कर दिया है। यहाँ एलजी साहब का कहना है कि देखिए, इस तरह की बातें जो है बेबुनियाद है, सिर्फ राजनीति करने के लिए चलाई जा रही है। यहाँ की जो प्रशासन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन, इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है और अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कुछ आंकड़ों का भी सहारा लिया है। क्या है वो आंकड़े? देखिए, इन्होंने कहा कि जमीन 2 लाख परिवारों को नहीं बल्कि 2711 परिवारों को ही दी जा रही है, यह समझना है। जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 लाख परिवारों को आप जमीन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 20,000 लोग ही यहाँ पर बेघर हैं, ऐसा विपक्षों ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि जी आपका आंकड़ा गलत है, हम 2 लाख लोगों को नहीं बल्कि 2711 परिवारों को ही यहाँ पर जमीन दे रहे हैं। जमीन पाने के बाद ही वो अपना मकान बनाने की योजना के लिए लाभार्थी हो सकेंगे, ताकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसके लिए फंड दिया जाएगा। तो भाई आवास कहाँ बनेगा? जब प्लॉट होगा तब तो आवास बनेगा, ठीक है, प्लॉट होना चाहिए, इस पे मकान बनेगा। अब प्लॉट है ही नहीं तो किसी को उस योजना का फंड कैसे दे दिया जाए? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यही एलजी कह रहे हैं कि इतने लोग जो हैं इनके पास जमीन का टुकड़ा है ही नहीं, तो सबसे पहले हम इन्हें जमीन दे रहे हैं ताकि ये लोग इस योजना के लाभार्थी बन पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। जमीन का आवंटन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मकान दिए जाने वालों की 2018-19 की अस्थायी वोटिंग लिस्ट से बाहर रखा गया था। देखिए, जब विपक्ष ने एक कट ऑफ डेट की मांग की थी तो उसके तर्क में ये बात कह दिया गया है कि जमीन का आवंटन जो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मकान दिए जाने वालों की 2018-19 की अस्थायी वोटिंग लिस्ट से बाहर रख दिया गया था। तो यहाँ पर एक जवाब प्रशासन के द्वारा निश्चित तौर पर दिया गया। अब जरा देखते हैं कि मकान की बनने की वहाँ की क्या स्थिति है, इन आंकड़ों के आधार पर कुछ समझने का और भी प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पे दिए गए डैशबोर्ड के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 3,40,665 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इसके लिए 3,39,907 मकान बनाए जाने की मंजूरी भी दी जा चुकी है और इसमें से 1,36,468 मकान बन करके तैयार हो चुके हैं और यह सब काम हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं कि जैसा कि मैं लगातार कहता रहा कि इस योजना के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये मुद्दा आया, अब यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछने वाली है कि वहाँ विपक्ष ने क्या कहा, एलजी का क्या जवाब था, ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगी। लेकिन फिर यूपीएससी करंट अफेयर्स पूछेगी क्या? आप कहेंगे किसी भी मुद्दे में तो करंट ऐसे ही आता है सर, न्यूज़पेपर में आया, लेकिन यूपीएससी को समझिए करंट अफेयर्स में कितना करंट रहता है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट की जो बातें रहती है, पिछली बातें जो चली आ रही है, यूपीएससी की नज़र वहाँ जा करके पड़ती है फिलहाल के चल रहे मुद्दों से जोड़ करके। तो प्रधानमंत्री आवास योजना
पर यूपीएससी की नज़र पड़ेगी जब यह पूरा चर्चा अब चल पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हम बात करेंगे तो आपको जैसा मैंने कहा शहरी भी है, तो आप निश्चित तौर पर से इसे भी तैयार कर लीजिए अलग से, ठीक है, यह और ये दो। तो ये आपका एक होमवर्क भी हो गया और इसके बारे में आप कितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट आंकड़ा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका लक्ष्य सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे फूटे मकान में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना था। देखिए, पक्का मकान उपलब्ध कराना है और बुनियादी सुविधा की बात की गई है। बुनियादी सुविधा कहने का मतलब है पानी, बिजली, सड़क, ये सब होना चाहिए, वहां तक पहुंच होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि 2011 का जो सेंसस था उसका आधार बना करके यह तय किया जाएगा कि इस योजना को प्राप्त करने के लिए कौन से लोग योग्य हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना है ग्रामीण, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसे दिया गया है और यही इसकी एक नोडल मंत्रालय है, नोडल एजेंसी, यानी कि इसके द्वारा ही सभी कार्य यहाँ पर संचालित होगा, देखरेख की जाएगी, फीडबैक भी यही मंत्रालय लेगी, फिर आगे सुधार भी यही मंत्रालय करेगी यदि कोई कमी रहता है इस योजना में। तो इसे याद रखिएगा, चूंकि यह एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इस योजना के तहत कुल व्यय का बंटवारा मैदानी राज्यों में, ये 2 पॉइंट भी आप याद रखिए, क्योंकि यह ना कभी आ सकता है। यूपीएससी का आजकल कुछ ठीक है नहीं, जिस तरह से वो फैक्चुअल जा रही है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए जरूरी होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए, अब ये योजना है, मान लेते हैं हमने सारा चीज बात कर लिया, इस योजना का लाभ भी मिल गया, हमने देख लिया कौन सा मंत्रालय लाभ दे रही है, ये सारा चीज। अब यह योजना मिलेगा कैसे? क्योंकि हमारा जो संघीय ढांचा है, संघवाद की जो भावना है, उसके साथ ही सभी विकास कार्य कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अब संघवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही आएगा, केंद्र तो आएगा, राज्य भी। तो जब भी कोई योजना शुरुआत की जाएगी, उसमें धन का जो आवंटन होगा, निश्चित तौर पर उसमें दोनों की हिस्सेदारी होगी, केंद्र की भी हिस्सेदारी होगी, राज्य की भी हिस्सेदारी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, केंद्र की कोई भी योजना किसी न किसी राज्य में ही तो संचालित की जाएगी। तो अब जब इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा हुआ, तो यहाँ पर एक बात की गई, ठीक है, कि फंड कितना केंद्र सरकार देगी और उस योजना के लिए राज्य सरकार कितना फंड देगी। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान से समझिए, वो सारे राज्य जो मैदानी राज्य हैं, ठीक है, यानी कि पहाड़ी राज्य नहीं है, जहाँ पहाड़ नहीं है ज़्यादा, और जहाँ जो कश्मीर वाला हिस्सा है वह भी हटा करके जो मैदानी राज्य हैं, मैदानी राज्य जैसे हो गया यूपी, बिहार, ये सब मैदानी राज्य हो गया। तो इन राज्यों का जो फंडिंग तय करने का अलग प्रावधान कर दिया गया। इसमें क्या कर दिया गया कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार पैसा देगा, पर यहाँ पर केंद्र सरकार का जो पैसा होगा वह 60 मान लेते, अगर 100 रुपया मान लेते हैं तो 100 रुपया में 60 रुपया जो है वह केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया जो है वह राज्य सरकार देगी, ठीक है। 60:40 का यहाँ पर रेशियो रखा गया है। ये मैदानी भाग की बात कह रहा हूँ। अब आते हैं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसका भी अनुपात देख लेते हैं। यहाँ पर इसे 90:10 कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी राज्य हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं आता है, ठीक है। इनकी अवस्थिति ऐसी है, भौगोलिक अवस्थिति, जिसके वजह से इनका जो टैक्स कलेक्शन है बहुत कम होता है। इसके वजह से केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मैं ही ज़्यादा पैसा देता हूँ, तो 100 रुपया में मान लेते हैं 90 रुपया यहाँ केंद्र दे दिया और 10 रुपया जो है राज्य सरकार को देना होता है। तो 90:10 का रेशियो इसमें चलता है पहाड़ी राज्यों में। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। कुछ और बातें हैं, टू प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू ऑल बाय 2022। अब यहाँ पर मैं क्यों रुका? यहाँ एक कारण है कि 2022 तक कहा गया था कि सबको आवास मुहैया करा दिया जाएगा। हम 2023 में ऑलरेडी हैं, यानी कि वह जो टारगेट रखा गया था कहीं न कहीं उस टारगेट को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोरोना एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इसके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि इस योजना का एक मकसद ये भी है
कि मकान तो मिले पर बुनियादी सुविधाओं के साथ। तो बुनियादी सुविधाओं का कहने का मतलब है एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे चीज़ें जो है इस मकान में उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। और इसके तैयार होने की डेट जो है वह दिनों की संख्या गिने तो 114 दिनों का रखा गया था। और यहाँ पर मोर देन 1.20 करोड़ रूरल हाउसेस बिल्ड, यानी कि 1.2 करोड़ जो घर हैं वो ऑलरेडी इस योजना के तहत अभी तक तैयार कर लिए गए हैं। अब इस पर संबंधित एक प्रश्न है आज के लेक्चर से संबंधित, इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन को नियंत्रित करता है? आप जैसा कि जानते हैं मैं प्रश्नों का जवाब नहीं दिया करता हूं, जवाब आपको देना है, इसीलिए बहुत ध्यान से इसे देखते हैं। गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, तो जाहिर सी बात है जब जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको इसका जवाब निकल के सामने आ जाएगा। जो भी जवाब आपको उपयुक्त लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आप में से पिछले प्रश्न का भी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं। मैं फिर से उन्हें कहूँगा कि यदि आप उसको नहीं समझ पाते हैं तुरंत लेक्चर को फिर से देखिए, या जिस पॉइंट को समझने में दिक्कत हो रहा है उसी स्लाइड को जाइए और समझिए। इससे क्या होगा, देखिए आपका करंट अफेयर्स तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है इसको जांचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स का आप समझिए एक प्रश्न के माध्यम से रोज आपका अभ्यास भी हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहिए तो आप लिख भेजिए, आपका स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को शामिल किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक पर चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।